Dear students, so we were studying general mechanism of drug action and in the last lecture हमने पढ़ा था कि जो हमारी ड्रग है वो एक्शन दिखाती कैसे है। हमारे पास जो हमारी ड्रग्स है वो डिफरेंट तरीके से एक्शन दिखा सकती है। उनमें से हमारे पास एक मेथड था कि जो ड्रग है वो रिसेप्टर के ऊपर ज्वाइन करती है और रिसेप्टर जो के ऊपर जब हमारी जो ड्रग है वो ज्वाइन करती है उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ उस ड्रग का एक्शन आता है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या है? हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। अब जो ये 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं उनके साथ हमारे पास डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म से ड्रग का एक्शन आता है। तो हमारे पास 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। नंबर 1 इज आयन लिंक चैनल्स। Ion link channels. Number 2 is G protein coupled receptors. Number 3 is enzyme link channels. And number 4 is receptors जो regulate करते हैं gene transcription को। तो जो हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कैसा एक्शन चाहिए वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर सबसे पहले आयन लिंक चैनल की बात करें तो जो आयन लिंक चैनल्स हैं these are placed on the cell membrane। जो आयन लिंक चैनल्स हैं ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास इनके ऊपर जब हमारी ड्रग जाके बाइंड करती है तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल को ओपन कर देते हैं जो कि हमारे पास आयंस की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर उसको इंक्रीज कर देता है। तो बेसिकली होता है क्या है, हमारे पास एक चैनल है जो कि जिसके पास हमारे पास आयंस है, ठीक है। जब हमारी जो ड्रग है वो इस चैनल के ऊपर जाके बाइंड करेगी तो चैनल के ऊपर जैसे ही हमारे पास ड्रग बाइंड करेगी तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो आयंस है वो साइटोप्लाज्म या फिर सेल के अंदर चले जाएंगे। अब जब ये आयंस है ये आगे हमारे पास एक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन हमारे पास निकोटीन चैनल्स के ऊपर जाके ज्वाइन होती है और निकोटीन चैनल्स के ऊपर जब जाके ज्वाइन होती है तब हमारे पास सोडियम आयंस रिलीज होते हैं। वैसे ही हमारे पास गाबा जो रिसेप्टर्स है वो क्या करता है, हमारे पास गाबा हमारे पास क्लोराइड चैनल्स के ऊपर जाके ज्वाइन होता है और वो हमारे पास क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। अब जो हमारे पास सोडियम है या फिर क्लोराइड है, ये जो आयंस है इनके हमारे पास डिफरेंट एक्शंस होते हैं। ये या तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं या फिर रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ion link channels में क्या होता है, how do ion link channels work? The drug comes and binds to the channel and then after the binding of drug it opens a transmembrane ion channel and after the opening of transmembrane ion channel the ions are released into the cytoplasm which show the further action। जो ये आयंस है जब ये रिलीज हो जाएंगे तब ये हमारे पास आगे एक्शन दिखाएंगे और ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो हमारे पास ये रिलैक्सेशन करवा सकता है या फिर हमारे पास स्टिमुलेशन करवा सकता है या फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। तो इसके अंदर एग्जांपल्स है हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो कि निकोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर सोडियम का जो हमारे पास इनफ्लक्स करवाती है और जो गाबा है वो क्लोराइड चैनल्स के साथ ज्वाइन होकर हमारे पास क्लोराइड्स का इनफ्लक्स करवाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उसके बाद आता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमारे पास वो रिसेप्टर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास ये एक जो रिसेप्टर्स एक जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। जो रिसेप्टर्स या चैनल्स हमारे साथ एक जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब ये हमारे
हमारे पास जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के अंदर जब हमारे पास जो ये ड्रग है जब बाइंड करती है तो जो ये हमारा जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो ये हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर्स फॉर्म करता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स फॉर्म करता है। और अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं ये आगे जाके हमारे पास एक्शन शो करते हैं हमारी ड्रग का। तो जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है ये कैसे वर्क करते हैं, हमारे पास जो ड्रग है वो जी प्रोटीन के ऊपर जाके हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करती है। जैसे ही हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ जाके ड्रग बाइंड करेगी, जो ये जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद ये हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो फॉर्म होगा। सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म जो है वो अपना एक्शन दिखाएगा। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि आइनोसिटोल फॉस्फेट है, उसके अलावा CAMP है, साइक्लिक AMP। जो ये हमारे पास जी प्रोटीन है वो हमारे पास या तो आइनोसिटोल फॉस्फेट बना देगा या फिर हमारे पास CAMP बना देगा। तो जो हमारे पास जब ये CAMP और IP3 बनेंगे आइनोसिटोल फॉस्फेट, तो ये अपना जाके फर्दर एक्शन दिखाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास एंजाइम लिंक चैनल्स। एंजाइम लिंक चैनल्स जो है ये हमारे पास जनरली अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं। एंजाइम लिंक चैनल्स में क्या होता है, हमारे पास जो चैनल है वो हमारे पास उसके साथ क्या होता है, हमारे पास एंजाइम लिंक चैनल में एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है और एक हमारे पास इंट्रा सेलुलर पोर्शन होता है। एंजाइम लिंक चैनल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है और एक इंट्रा सेलुलर पोर्शन होता है। अब जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है इसके ऊपर जब हमारी ड्रग जाके बाइंड करती है तो वो इस इंट्रा सेलुलर पोर्शन को एक्टिवेट कर देती है। जब हमारे पास ये इंट्रा सेलुलर पोर्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये हमारे पास ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है। ये ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है। जब हमारे पास इंट्रासेलुलर चैनल की ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये आगे हमारे पास फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। और जैसे हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती रहती है हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स बनते रहते हैं। जब प्रोटीन्स की हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तब हमारे पास प्रोटीन्स बन जाएंगे और जो कि हमारे पास एक्शन शो करेंगे। लास्ट टाइप का रिसेप्टर है हमारे पास रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन वाले जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास इनएक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास इनिशियली ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इनिशियली हमारे पास जो जीन ट्रांसक्रिप्शन वाले रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, इनिशियली दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। पहले इनएक्टिव स्टेट में होंगे जो हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे। अब ये हमारे पास जब इनके ऊपर हमारे पास लाइगेंड बाइंड करता है या फिर हमारी ड्रग बाइंड करती है तो ये हमारे पास इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये एक्टिव स्टेट आता है और ये जो लाइगेंड का और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर जाता है। जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में हो रही होती है। अब जैसे ही हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में जाएगा, वहां पे जाके हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद हमारे पास लाइगेंड और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के पास जाता है और न्यूक्लियस के पास जाके हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन कराता है। जो रिसेप्टर्स हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं वो इनिशियली इनएक्टिव होते हैं। जब हमारा जो लाइगेंड है वो जाके इसके साथ बाइंड करता है इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ, वो एक्टिवेट हो जाता है और जो ये लाइगेंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है वो
जाता है तो वो हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देता है। सो ये है हमारे पास कि हमारे पास 4 टाइप्स के रिसेप्टर हैं। 4 टाइप के रिसेप्टर, आयन लिंक चैनल्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक चैनल्स और जीन ट्रांसक्रिप्शन जो रिसेप्टर्स हैं जो जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। आयन लिंक चैनल्स हमारे पास वो रिसेप्टर्स थे जो किसी न किसी ट्रांसमेम्ब्रेन आयन के रिजर्वॉयर के साथ कनेक्टेड थे। जैसे ही हमारा लाइगेंड आता था वो हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था, वो हमारे पास क्या करता था, आयंस की जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में उसको इंक्रीज करता था। और ये जो आयंस है ये या तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाती थी हमारी वेन्स की या हार्ट की, या फिर हमारे पास रिलैक्सेशन करवाती है। उसके बाद आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में क्या होता है, हमारे पास जो रिसेप्टर एक जी प्रोटीन नाम के प्रोटीन के साथ हमारे पास कपल्ड होते हैं। जैसे ही हमारे पास लाइगेंड बाइंड करता है वो जो जी प्रोटीन होता है वो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है। सेकेंडरी मैसेंजर जाके आगे अपना एक्शन दिखाता है। उसके बाद है एंजाइम लिंक चैनल। एंजाइम लिंक चैनल में कैसे वर्क होता है, हमारे पास जो रिसेप्टर है उसके ऊपर जब हमारा एंजाइम लिंक चैनल्स के ऊपर हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है, एक इंट्रा सेलुलर पोर्शन होता है। जब हमारा जो ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन के ऊपर बाइंड करता है तो जो इंट्रा सेलुलर पोर्शन होता है उसकी हमारे पास ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। जैसे ही हमारे पास ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो हमारे पास वो जो इंट्रा सेलुलर पोर्शन है वो फर्दर फॉस्फोराइलेशन को कैटालाइज करने लग जाता है और हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है और हमारे पास प्रोटीन्स बन के आते हैं। तो जो हमारे पास हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन वाला जो रिसेप्टर है वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। उसके बाद आता है जी रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। नाउ द रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, these are nuclear receptors. These are initially inactive. The drug binds to the inactive receptor, makes it and it gets it activated. Once the receptor is activated, ये क्या करता है हमारे पास लाइगेंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। लाइगेंड और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास न्यूक्लियस पे जाता है। न्यूक्लियस पे जाने के बाद हमारे पास फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अब जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए से फर्दर हमारे पास जब प्रोटीन बनता है तो हमारे पास उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो अगर हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी तो फर्दर ट्रांसलेशन भी होगी। और जो हमारे पास जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, तो बेसिकली हमारे पास हार्मोनल जो हमारे पास हार्मोन्स बनाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करा सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट मॉडिफाई ड्रग एक्शन। अब हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं या फिर चेंज करते हैं। उनमें हमारे पास अब कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एज। अब एज कैसे हमारे पास मॉडिफाई करती है ड्रग के एक्शन को। जैसे हमारे पास कोई ओल्ड एज का पेशेंट है या फिर इन्फेंट पेशेंट है। अब जो इन्फेंट पेशेंट्स हैं उनके अंदर अभी मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अब मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है अगर डेवलप नहीं हुआ है तो हमारे पास जो हमारी ड्रग्स हैं अगर हम इन्फेंट्स के अंदर या फिर जो चिल्ड्रन है उनके अंदर देंगे तो वो जो ड्रग्स हैं वो जाके मेटाबोलाइज नहीं होंगी उनकी बॉडी में। अगर मेटाबोलाइज नहीं होंगी तो वो ड्रग्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अगर बॉडी में ड्रग्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो वो आगे टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे और हमारे पास ड्रग का एक्शन नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हम ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर जीआईटी की मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब जब हमारे पास जीआईटी की मोर्टेलिटी थी वो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रही थी। जितनी ज़्यादा हमारे पास जीआईटी की मोर्टेलिटी होती है उतनी ज़्यादा हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है। जितनी कम हमारे पास जीआईटी की मोर्टेलिटी होती है उतनी ज़्यादा हमारे पास ड्रग एब्जॉर्ब होती है। अब जितनी ड्रग हमारे पास एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास क्या करेगी, ड्रग का एक्शन दिखाएगी।
तो अगर ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ड्रग जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन जीआईटी मोटिलिटी, वन थिंग। सेकेंडली, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो उनका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन सिस्टम है वो डिटीरियोरेट हो जाता है, टाइम के साथ स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वही सेम हमारे पास जो ड्रग है ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। तो अगर हमारे पास ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, तो अगर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, तो जो ड्रग का एक्चुअल एक्शन है वो नहीं आएगा, तो हमारे पास एज जो है वो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करती है। तो डिपेंडिंग अपॉन एज, या तो हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हमारी जो डोज है वो चिल्ड्रन के लिए नेसेसरी है। उसके अंदर हम यंग्स फार्मूला यूज करते हैं। यंग फार्मूला में क्या होता है हमारे पास, यंग फार्मूला होता है हमारे पास जो अडल्ट डोज है उसको हम एज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, adult dose plus is multiplied with age and is divided with age plus 12। ये आता है हमारे पास यंग्स फॉर्मूला। तो अगर हम चिल्ड्रन में कोई चीज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो चाइल्ड है वो 12 साल से कम उम्र का है तो उसके अंदर हम यंग्स फॉर्मूला से उसकी एग्जैक्ट डोज निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड फैक्टर, वो है बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया हमारे पास ड्रग के एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करता है, जब हमारे पास जो बॉडी सरफेस एरिया है, जितना बॉडी सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा वो जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास अगर ड्रग है वो डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, और कुछ ड्रग्स हमारे पास होती हैं जो कि फैट्स में या फिर एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है या ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो हम जो नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर तो हम नॉर्मल जो हमारे पास प्रिस्क्राइब डोज होती है वो देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर बॉडी सरफेस एरिया अगर किसी पेशेंट का कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा के केस में क्या होता है, हमारे पास जो ड्रग है वो जाके या तो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाती है या फिर हमारे पास जो पेशेंट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो कम आती है। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन या ब्लड की कंसंट्रेशन अगर कम होगी ड्रग की तो वो साइट ऑफ एक्शन पे कम पहुंचेगी। साइट ऑफ एक्शन पे अगर ड्रग कम पहुंचेगी तो हमारे पास कम एक्शन आएगा ड्रग का। तो या फिर अगर हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया अगर कम है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है ड्रग की, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो हम जो नॉर्मल हमारे पास डोज है, तो बॉडी सरफेस एरिया की जो डोज है अगर ज़्यादा है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोज इज कैलकुलेटेड बाय बॉडी वेट इनटू adult dose upon 70। बॉडी वेट से हम अपनी डोज है जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बॉडी वेट कम है या ज़्यादा, कि हमें एडल्ट डोज के कंपैरिजन में कितनी डोज जो है वो अपने हमारे पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास जेंडर। अब कुछ जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो हमारे पास जेंडर की वजह से, जैसे जो फीमेल्स हैं वो जनरली उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू मेल, तो इस वजह से हमारे पास मेल्स में जनरली ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा दी जाती है और फीमेल्स में ड्रग की कंसंट्रेशन कम दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब जो फूड है हमारे
ये हमारे पास अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। अगर हमारे पास स्टमक में फूड है तो वो क्या करेगा, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट कर देगा, और उसके बाद फूड का जो प्रेजेंस है स्टमक के अंदर वो जनरली हमारे पास एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, वो फूड हमारे पास कंज्यूम कर चुका है, उसके बाद ड्रग ले रहा है, तो जो फूड है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्शन जो ड्रग का है वो कम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ड्रग्स के एक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अगर डिफरेंट रूट से दी जाती है तो हमारे पास उसका डिफरेंट एक्शन आता है। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम ओरली देते हैं तो वो एज एन परगेटिव यूज होता है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को आईवी के थ्रू देते हैं तो वो सीएनएस की डिप्रेशन कर देता है। और अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को टॉपिकली यूज करते हैं तो वो हमारे पास एडिमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है या फिर फ्लूइड रिटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस रूट से अपनी ड्रग को दे रहे हैं, हमारे पास ड्रग्स के डिफरेंट एक्शन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम ओरली देते हैं तो वो एज एन लेक्सेटिव या परगेटिव यूज होता है। अगर हम आईवी के थ्रू देते हैं यानी कि इंजेक्शन देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, तो हमारे पास वो सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर देता है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर तो वो हमारे पास क्या करता है, एडिमा की ट्रीटमेंट में यूज हो जाता है या फिर फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। अब जो जेनेटिक हमारे पास फैक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। कुछ पेशेंट्स के अंदर या फिर कुछ ह्यूमंस के अंदर हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म वाली एंजाइम्स हैं, जैसे कि अगर हम एसिटाइलेशन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एसिटाइलेशन हो रही थी, आपने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो जब हमारे पास कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं वो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो एसिटाइलेशन वाली एंजाइम है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो एसिटाइलेट नहीं कर पाते अपनी ड्रग को। अगर एसिटाइलेशन स्लो होगी तो हमारे पास जो वो ड्रग है वो कम रिलीज होगी, कम मेटाबोलाइज होगी, कम एक्सक्रीट होगी और हमारे पास क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो ये भी हमारे पास ड्रग के एक्शन को जेनेटिकली कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारे पास अगर मेटाबॉलिज्म वाली एंजाइम्स जो है वो हमारे पास उसके अंदर हमारे पास अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से या तो हमारे पास एंजाइम्स कम हो या फिर एंजाइम्स ज्यादा हो। उसके बाद आता है हमारे पास 7th फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास कोई ना कोई डिसीज हो, तो जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास डिसीज के अंदर ही काम करती हैं। अगर आप नॉर्मली वो ड्रग ले लेते हो तो वो अपना एक्शन जो है वो शो नहीं करती। जैसे अगर एस्पिरिन की बात करें तो जो एस्पिरिन ड्रग है वो जो हाई फीवर वाले पेशेंट्स होंगे उसके अंदर फीवर को कम कर देगी, लेकिन अगर हम किसी नॉर्मल पेशेंट को दें तो एस्पिरिन क्या करती है, हमारे पास टेम्परेचर को और नीचे नहीं गिरा सकती। अब ऐसे ही पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास आता है अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास लिवर या फिर किडनी की डिसीज है तो लिवर और किडनी का क्या काम होता है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अगर लिवर और किडनी खराब है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ड्रग एक्यूमुलेट होकर हमारे पास क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो जो हमारे पास पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो एक तो हमारे पास है कि अगर कुछ ड्रग्स जो है वो सिर्फ हमारे पास डिसीज कंडीशन में ही हमारे पास एक्शन शो करती है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये है हमारे पास कि पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में कि अगर हमारा पेशेंट है जो उसको हमारे पास लिवर या किडनी की कोई डिसीज है तो उसके ऊपर हमारे पास जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, जो हमने डिसीज को ठीक करने के लिए ड्रग्स दी हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा ड्यू टू द लिवर और किडनी डिसीज। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास जो हमारे पास ड्रग के कॉम्बिनेशंस देते हैं।
कॉम्बिनेशन में दी जाती है ताकि उनका या तो हमारे पास एडिटिव एक्शन आए, ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आए। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं हम उनको कंबाइन करके देते हैं ताकि जो हमारे पास ड्रग का एक्शन है वो इंक्रीज आए। अब जो हमारे पास ड्रग की जो कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जाती है, अगर तो हम ऐसी ड्रग्स दे रहे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है या फिर एक दूसरे को हमारे पास एक्शन जो है वो ऐड करती है, तो हमारे पास ड्रग का कॉम्बिनेशन सही है। अगर क्या है हमारे पास ड्रग जो हम ऐसी ड्रग्स दे रहे हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, जैसे कि अगर हम प्रोबेनिसिड देते हैं किसी ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो प्रोबेनिसिड हमारे पास क्या करता है, प्रोबेनिसिड एंटी गाउट मेडिसिन है, प्रोबेनिसिड हमारे पास क्या करेगा, उसकी जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है एंटीबायोटिक्स की, सल्फोनामाइड्स की स्पेसिफिकली, उसको हिंडर करेगा। उसकी जो सल्फोनामाइड्स की जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, उस जो प्रोबेनिसिड होता है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की एफिनिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सल्फोनामाइड। और सल्फोनामाइड अगर वो प्रोबेनिसिड हमारे पास खुद जाके अटैच हो जाएगा तो सल्फोनामाइड्स के हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है जो फर्दर हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो क्या ध्यान में रखना है कि अगर तो हमारे पास सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वाले ड्रग्स हैं उनको हम अगर कंबाइन करके दे रहे हैं तो हमारे पास जो ड्रग का एक्शन है वो इंक्रीज होके आएगा या ड्रग का एक्शन हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हम ऐसी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं तो हमारे पास उस केस में क्या होता है, जो ड्रग का एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ड्रग के एक्शन को कैसे मॉडिफाई करता है। हमारे पास अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करें, हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स की बात करें, तो जो हमारे पास सेडेटिव्स हैं वो अगर हम रात को देंगे, जो उसका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा अगर नाइट टाइम में देंगे, तो क्योंकि हमारी बॉडी भी इस तरह से वाइंडेड है कि वो रात को हमारे पास बॉडी सेडेशन में जाती है या स्लीप, हम जो हमारे पास बॉडी है हम रात को सोते हैं। तो अगर हम हिप्नोटिक्स दे रहे हैं या सेडेटिव्स दे रहे हैं तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर हम ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो हेल्प कर रही है बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ, तो हमारे पास जो उसका एक्शन है वो ऐड होके आता है या फिर हमारे पास उसका जो एक्शन है वो ज़्यादा आता है। जैसे कि अगर हम सेडेटिव्स जो है वो दिन में देते हैं तो हमारे पास उसका जो एक्शन है वो उतना नहीं आता क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस तरह से काम नहीं कर पाती। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर, वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, जब हमारे पास ड्रग की रिस्पॉन्स जो है वो कम होने लग जाती है विद द गिवन टाइम, ठीक है। जैसे जो पेशेंट्स हैं अगर वो बहुत टाइम से एक ही ड्रग ले रहे हैं तो क्या होता है, पेशेंट्स के बॉडी में हमारे पास टॉलरेंस आ जाती है। जो वो पेशेंट है उसके ऊपर हमारे पास जो वो ड्रग है वो हमारे पास इफेक्ट नहीं करेगी और हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ानी पड़ेगी। उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। Tolerance is when there is decrease in the response of action of drug which was initially effective। तो टॉलरेंस के केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे टॉलरेंस के केस में हमारे पास या तो एक्वायर्ड टॉलरेंस होती है या फिर नेचुरली टॉलरेंट होते हैं कुछ लोगों के ऊपर हमारे पास कुछ मेडिसिन जो है वो वर्क ही नहीं करती ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। और जो एक्वायर्ड टॉलरेंस है उसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू रिपीटेड यूज जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर वो जो ड्रग है वो आगे एक्शन नहीं दिखा पाती। तो ये जो है ये हमारे पास फैक्टर्स जो है एज, बॉडी सरफेस एरिया, जेंडर, डाइट एंड न्यूट्रिशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, ड्रग कॉम्बिनेशन में जब देते हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टॉलरेंस, ये सब फैक्टर्स हमारे पास ड्रग के एक्शन को